नमस्कार साथियों, मैं दीप्ता शर्मा आज कक्षा 4 की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ टेसू राजा अड़े खड़े इसकी शिक्षण विधा पर आपके साथ चर्चा करूंगी। आज हमारे सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम हमारी क्लास के अंदर बच्चों की अधिगम उपलब्धि के स्तर को कैसे बढ़ाएं, कैसे संवर्धित करें। हमसे सभी पूछते हैं कि हमारे लर्निंग आउटकम्स इंप्रूव होने चाहिए और किस तरह से हो। इसके बारे में हमने भी बहुत विचार मंथन किया, बहुत सोचा। बाद में हमने ये सोचा कि बच्चों को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता, इसके बारे में हम देखते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों को बाल सुलभ गतिविधियां अच्छी लगती हैं, ठीक है। कैसी गतिविधियां? जैसे कि बच्चों को हंसना, खेलना, नाचना, गाना, कुछ पेपर क्राफ्ट की चीजें बनाना, पेंटिंग करना, ये सारी चीजें अच्छी लगती है ना। तो अब साथियों, हमने ये सोचा कि क्यों ना हम जो चीजें बच्चों को अच्छी लगती हैं उन्हीं चीजों को पढ़ाई में डाल दें, ताकि बच्चों को पढ़ाई भी अच्छी लगने लगे, पढ़ाई में भी मजा आ जाए। अच्छा है ना? तो बहुत मजा आएगा। इसलिए साथियों, हमने क्या किया कि हमने हमारी जो परिवेश अध्ययन की पुस्तक है उसमें जहां जहां जैसे जैसे हम डाल सकते थे, उचित लगा, वहां हमने कहीं बच्चों को पेपर फोल्डिंग आर्ट सिखाया, कहीं बच्चों को हमने पेंटिंग के माध्यम से सिखाने की कोशिश की, कहीं पर हमने बच्चों को गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कठपुतलियों के माध्यम से, इन चीजों के माध्यम से हमने अपने अधिगम बिंदुओं को सिखाने का प्रयास किया। ऐसा ही एक पाठ है टेसू राजा अड़े खड़े। तो देखो, शीर्षक ही कितना मजेदार है, टेसू राजा। ठीक है, टेसू राजा कैसे थे? ठीक है, टेसू राजा और अड़के क्यों खड़े हुए? इसके लिए साथियों, आज हम एक क्रिया करते हैं कि हम अपने इस पूरे कक्ष को अपना क्लास 4 का क्लासरूम मान लेते हैं। ठीक है, आप सब तैयार इसके लिए? लेकिन एक शर्त है कि आप सब लोगों को क्लास 4 के छोटे बच्चे बनना होगा। ठीक है। और इस क्लास 4 की जो हमारी ये जो टीम है, जिसमें आप स्टूडेंट्स हो और मैं हूँ टीचर, और मैं टीचर बनके आपको ये बताऊंगी कि ये टेसू राजा अड़े खड़े की कविता है, इसे आप लोग अपनी क्लासों में कैसे करवाएं। ठीक है, सबसे पहले मैं पूनम को बुलाती हूँ। पूनम, आओ मेरे पास। और पूनम को हम बनाते हैं टेसू राजा। ये लो जी, टेसू राजा की पहना दी पगड़ी, है ना। और टेसू राजा कभी कभी कमर पर ऐसे बांध भी लेते थे। ठीक है, अब टेसू राजा की मूछे कहाँ से लाएं? भाई मूछे तो नहीं है मेरे पास, तो ये काला पेन है। मैं मस्ती बना दो। बना दे? हाँ जी। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, मुझे टेसू राजा बनना अच्छा लगता है। वेरी गुड। ये हमारे टेसू राजा की एक खास बात आपको बताती हूँ। ये जो टेसू राजा है ना, खाने के बहुत शौकीन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना। हर रोज अपनी माँ से ना तरह तरह की चीजें मांगती है। खीर अच्छी लगती है, मुझे हलवा अच्छा लगता है, और मुझे दही बड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे मैम दही बड़े खाने हैं। देखा, खाने हैं। यही बात मैं तुम्हें बता रही थी कि टेसू राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े। बड़े कहाँ से लाऊं मैं? पर बच्चों, ये तो कविता है। मुझे दही बड़े खाने हैं। बच्चों, कविता है ना। बच्चों ऐसा करते हैं, हम मिलके बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बोलेंगे, चलो। टेसू राजा अड़े खड़े, टेसू राजा अड़े खड़े, मांग रहे हैं दही बड़े, मांग रहे हैं दही बड़े। बड़े कहाँ से लाऊं मैं? बड़े कहाँ से लाऊं मैं? पहले खेत खुदाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं। अरे ये खुदाऊं क्या होता है? पहले खेत खुदाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं। उसमें उड़द उगाऊं मैं, उसमें उड़द उगाऊं मैं। फसल काट कर लाऊं मैं, फसल काट कर लाऊं मैं। छान फटक रखवाऊं मैं, छान फटक रखवाऊं मैं। ना क्या होता है मैडम? ये बात देखो, सविता ने कितनी अच्छी बात पूछी। इन्होंने पूछा फटकना क्या होता है? वेरी गुड। देखो, आपने कई बार अपनी मम्मी को देखा होगा ना, चावल गेहूं कुछ साफ करती है तो ऐसे ऐसे उछालती है प्लेट पर, उसे फटकना कहते हैं। ठीक है, तो उसमें उड़द उगाऊं मैं, उसमें उड़द उगाऊं मैं।
जलाऊं मैं, चूल्हा फूंक जलाऊं मैं, टिकिया गोल बनाऊं मैं, टिकिया गोल बनाऊं मैं, कड़ाही में डलवाऊं मैं, कढ़ाई में डलवाऊं मैं, तलवा कर सिकवाऊं मैं, तलवा कर सिकवाऊं मैं, फिर पानी में डाल उन्हें, फिर पानी में डाल उन्हें, मैलू खूब निचोड़ उन्हें, मैलू खूब निचोड़ उन्हें, निचुड़ जाए जब सबके सब, निचुड़ जाए जब सबके सब, सबके सब कौन, दही बड़े, दही बड़े, निचुड़ जाए जब सबके सब, निचुड़ जाए जब सबके सब, उन्हें दही में डालूं तब, उन्हें दही में डालूं तब, नमक मिर्च छिड़काऊं मैं, नमक मिर्च छिड़काऊं मैं, मेवे खूब सजाऊं मैं, मेवे खूब सजाऊं मैं, चम्मच एक मंगाऊं मैं, चम्मच एक मंगाऊं मैं, और दही बड़े खिलाऊं मैं। दही बड़े खिलाऊं मैं। बड़े स्वाद। देखो बच्चों, टेसू राजा के लिए दही बड़े तो बन गए ना, लेकिन कितनी मेहनत लगी, कितने लोगों की मेहनत लगी। सबसे पहले तो किसान भैया ने अपने खेत को खोदा ना, फिर उसके बाद क्या किया, उसमें क्या किया, उड़द के दाने बो दिए। उड़द के दाने बोने के बाद क्या हुआ, फिर तुम बताओ बेटा, दाने बोने के बाद क्या हुआ, वेरी गुड, छोटे छोटे अंकुर जो थे ना, फिर बड़े बड़े पौधे बन गए, है ना। और बड़े बड़े पौधों को क्या किया बेटा, क्या किया, काटा और काट के घर लाने के बाद पटका। हाँ, वैसे देखो, जो किसान भैया होता है जब फसल उगा के काट के घर ले आता है, उसके बाद वो उसे ले जा करके बाजार में, दुकान में बेचता है ना। फिर उसके बाद दुकानदार भैया के पास वो सारा सामान चला जाता है, और दुकानदार भैया से हमारे मम्मी पापा वो सामान खरीद के अपने घर लाते हैं। तो सामान खरीदते हैं तो मम्मी पापा को पैसे भी देने पड़ते हैं ना, पैसे देने पड़ते हैं। फिर सामान खरीद के लाके मम्मी उसमें कितनी मेहनत करती हैं कि उसे भिगोती हैं, पीसती हैं, तलती हैं, फिर कहीं जा करके दही बड़े बन के हमारे पास आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात बच्चों यहाँ समझने की ये है कि जिस खाने को हम हमारी प्लेट में देखते हैं, गपागप खा जाते हैं, उस खाने को हमारी प्लेट तक आने में कितने लोगों की मेहनत लगी है। और इस मेहनत में यदि हम हमारी प्लेट में खाना बहुत ज्यादा ले लेते हैं, कई बार ले लेते हैं ना, और खाना लेकर के थोड़ा सा खा के कहते हैं शादी नहीं, में डालते हैं मैम, शादी में प्लेट भर के डालते हैं। बिल्कुल, और फिर बच जाता है, फिर फेंक देते हैं। हाँ। है ना। तो अब इस फेंक दिया जो हमने खाना, उसमें कितने लोगों की मेहनत बेकार गई। किसान भैया ने कितनी मुश्किल से वो फसल उगाई, उनकी मेहनत बेकार गई। दुकानदार भैया किसान भैया से खरीद के लाया, उसकी मेहनत बेकार गई, पैसा भी बेकार। इसके बाद में हमारे मम्मी पापा वहां से खरीद के लाए, उनकी मेहनत बेकार, पैसा बेकार, है ना। तो इसलिए हमें हमारी प्लेट में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना कि हम खा सकते हैं। आपको मालूम है हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि भूखे रहते हैं, जिन्हें खाना नहीं मिलता। फिर अगर हम इतना इतना करके खाना वेस्ट करना, बेकार करना छोड़ देंगे, वो खाना बच जाएगा ना, तो जो बच्चे भूखे रह जाते हैं उन लोगों को वो खाना मिल सकता है ना। तो बेटा इसलिए मैं ये सोचती हूँ, आप लोगों को भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम हमारी प्लेट में उतना ही खाना लें जितना हम खा सकते हैं, और हम खाने को बेकार फेंके नहीं। क्यों? क्योंकि खेत से चलकर थाली तक हमारे पास खाना आने में बहुत लोगों की मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा हमारी जो है वो पैसा भी लगता है, एफर्ट्स भी लगते हैं। अब बेटा आप बैठो, और अब मैं आप सब बच्चों से कुछ पूछती हूँ। पहली बात तो ये बताओ कि जैसे हमने उड़द उगाई और दही बड़े बने, तो भैया बड़े तो बन गए, लेकिन दही भी क्या खेत में उगा था? दही कहाँ था? दही कहाँ से मिला? दूध से दही बनता है ना। और दूध कहाँ से आया? गाय से। वेरी गुड, गाय और भैंस से हमें दूध मिला, दूध से हमने दही बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीजें तो खाने की हमें खेत से मिलती हैं, और
से भैंस से के अलावा और भी कोई मैम ऐसे? ये कह रही है मुझे तो दुकान से मिलता है दूध। वेरी गुड, शाबाश। नहीं, पूनम बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो दुकान में क्या होता है, गाय भैंस का जो दूध होता है ना, अब इतना सारा दूध पी तो नहीं सकता ना गाय भैंस जिसके पास है वो, फिर वो क्या करता है, वो दुकानों में भेज देता है। वो उनको पैकेट में डाल के बंद करके, जैसे आपने अमूल के पैकेट देखे होंगे उनमें भी मिलता है, वही क्या दुकान से उनमें मिलता है। तो इसी तरह से हम ये देखते हैं कि हमें खाने पीने की बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि खेतों से मिलती हैं। चलो एक एक करके हम खेल खेलते हैं, फटाफट। एक लड़की उठेगी, दूसरी बैठेगी, एक उठेगा, दूसरी बैठेगा, और हम बताएंगे खेत से हमें क्या मिला। आप फल, सब्जी, अनाज, दाल, किसी का भी नाम ले सकते हो, ठीक है? आप बताओ फटाफट, खेत से क्या मिला? वेरी गुड। आप 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 मूली। वेरी गुड। आप गाजर। आप खीरा। आप पालक। गाय भैंस से मिलती है और पशु पक्षियों से भी मिलती है, खाने पीने की चीजें मिलती है ना। और ये तो गाय भैंस पशु पक्षी हो गए। अब नमक कहाँ से मिला? नमक समुद्र के गद्दे ने आराम के दुकान से, ठीक है। अब दुकान में तो आपने ये पैकेट रहा है ना, ऐसे पैकेट में नमक आता है ना आपका, आता है ना। अब ये दुकान से जो नमक आप लेके आए, दुकान में कहाँ से पहुंचा? दुकान में कहाँ से पहुंचा? फैक्ट्री से। वेरी गुड, शाबाश। इसके लिए तालियां बजाओ। देखो नमक ऐसा होता है जो कि ना तो हमें खेत से मिलता, ना हमें पशुओं से और पक्षियों से मिलता, बल्कि नमक ऐसा होता है कि पानी के अंदर जब बहुत सारा नमक मिला होता है तो वो पानी हो जाता है खारा, है ना। और समुद्र का पानी ऐसा खारा होता है, तो उस खारे पानी को उबाल के पानी तो सुखा देते हैं और नीचे बैठ जाता है नमक, है ना। ऐसा फैक्ट्रियों में नमक बनाया जाता है और उसके अंदर ये भी लिखा होता है आयोडीन युक्त। कभी पढ़ के देखना, तो ये आयोडीन भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब हमने बेटा, आयोडीन एक ऐसी चीज होती है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत पोषक देती है हमें। और बच्चों एक चीज और मैं आपसे पूछती हूँ कि मान लो टेसू राजा दही बड़े की जगह पूड़ी मांगते, है ना। भाई हमारे टेसू राजा को तो पूड़ी भी बहुत पसंद है, पूड़ी मांगते, तो इस कविता को हम कैसे बनाते बताइए? टेसू राजा खड़े 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 मांग रहे हैं पूरी, है ना। आगे पूड़ी कहाँ से लाऊं मैं? पहले खेत खुदाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं। गेहूं उगाएंगे, है ना। पहले गेहूं उगाऊं मैं, छाल काट कर लाऊं मैं। वेरी गुड। मैं। आप खड़े होकर सुनाओ। पूड़ी के लिए अगर ये कविता बनाते तो कैसे बनाते? टेसू राजा अड़े खड़े खाने को मांग रहे हैं पूड़ी पूड़ी। हाँ, पूड़ी कहाँ से लाऊं मैं? हाँ, पहले खेत खुदाऊं मैं। वेरी गुड। फिर गेहूं बिजाऊं मैं। वेरी गुड। उसकी फसल काट कर लाऊं मैं। हाँ, छान कर लाऊं मैं। चक्की जाके पिसाऊं मैं। वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों इसी तरह से ये टेसू राजा की कविता में आप और भी बहुत कुछ जोड़ के सुना सकते हो। तो देखो जो हम खेत से उड़द लाते हैं वो देखो ऐसी होती है, ये मैं आपको आपके हाथ में दिखाती हूँ, ये ऐसी होती है ना। और इस उड़द के जो दाने होते हैं, इन उड़द के दाने, ये देखो जब हम खेत से बालियों में से उड़द लाते हैं ऐसी होती हैं। इन उड़द के जो दाने होते हैं इनको हम थोड़ा सा पीस के फटकते हैं तो ये साफ होकर के ऐसे निकलता। और खाने के बारे में बच्चों एक बात और हमेशा याद रखनी है कि खाना हमेशा हाथ धो के खाना चाहिए, है ना। क्यों हाथ धो के खाना है? क्योंकि हमारे हाथों में कीटाणु होते हैं। वेरी गुड। और ये कीटाणु अगर खाने में चले गए तो हम बीमार हो जाएंगे। वेरी गुड। तो हमेशा दो बातें ध्यान रखनी है, खाना हमेशा हाथ धो के खाना है, अच्छी तरह साबुन से हाथ धो के। और दूसरी बात, खाना थाली में उतना ही लेना है जितना आप खा सकते हो, उसे बेकार नहीं करना है। चलो, तो अब हम सब मिलकर के एक और छोटी सी कविता गाते हैं।
साथ साथ बोलोगे, चना किसने बोया, किसने बोया, किसने बोया रे, चना किसने बोया, किसने बोया, किसने बोया रे, चना मैंने बोया, मैंने बोया, मैंने बोया रे, चना मैंने बोया, मैंने बोया, मैंने बोया रे, चना किसने काटा, किसने काटा, किसने काटा रे, चना किसने काटा, किसने काटा, किसने काटा रे, चना मैंने काटा, तुमने काटा, सबने काटा रे, चना मैंने काटा, तुमने काटा, सबने काटा रे, चना किसने खाया, किसने खाया, किसने खाया रे, चना किसने खाया, किसने खाया, किसने खाया रे, चना सबने खाया, सबने खाया, सबने खाया रे, चना सबने खाया, सबने खाया, सबने खाया रे। चलो आओ फिर इसी बात पर थोड़ा थोड़ा चना खाते हैं। बोल लो बच्चों चने। और अच्छा, अब साथियों हमारी ये जो क्लास हमने क्लास 4 के रूप में परिणत की हुई थी, ठीक है। अभी हमने हमारे इस कक्षा कक्ष को क्लास 4 के कक्षा कक्ष में परिणत किया हुआ था। अब हम वापस टीचर्स के रूप में आ जाते हैं, ठीक है। और टीचर्स के रूप में आकर के मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमने आज हमारा उद्देश्य था कि हमारे बच्चे सीख पाए कि भोजन खेत से थाली तक, तो समझाने के अतिरिक्त और कई कौशलों के विकास के अवसर भी दिए, जैसे अभिव्यक्ति का कौशल। बच्चों ने स्वयं कविता बना करके बताई अलग अलग बिंदुओं पर कि अगर हम दही बड़े के स्थान पर पूरी मांगते तो कैसे बनाते, खीर मांगते तो कैसे बनाते, या हमने चने के बारे में चर्चा की। तो इससे हमारे बच्चों को अभिव्यक्ति के मौके मिले। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, जब इस तरह की प्रस्तुतियों का हम कक्षा में आयोजन करते हैं तो उससे बच्चों को परफॉर्म करने के, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के मौके मिलते हैं और बच्चों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो इस तरह का ये जो हम कला समेकित अध्ययन को शामिल करते हैं और ये जो हम बच्चों को गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से या कभी पेपर फोल्डिंग आर्ट के माध्यम से, इन चीजों से अगर हम अपने बच्चों को सिखा पाते हैं तो ना केवल इस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं कि जो अधिगम बिंदु को हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं, संप्रेषित करना चाहते हैं, वो पहुंच पाता है, बल्कि हम बच्चों में बहुत सारे कौशलों के विकास के भी अवसर उन्हें दे पाते हैं। धन्यवाद।